अस्सलामुअलैकुम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। न्यू पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं और मैं हूं आपकी मेजबान नबीहा इजाज। इस उम्मीद के साथ प्रोग्राम का आगाज कर रहे हैं कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अच्छी सेहत में होंगे और ऑब्वियसली अच्छे मूड में होंगे। वैसे अच्छे मूड में रहने के लिए ना अच्छे अच्छे शौक भी अपनाने पड़ते हैं। मतलब अच्छा किसी अच्छे से पेट का आपके पास होना, अच्छा म्यूजिक सुनना, अच्छी किताबें पढ़ना या फिर अच्छी सी पेंटिंग्स करना एक आर्ट की फॉर्म है। और आज हम एक ऐसे ही आर्टिस्ट से आपको मिलवा रहे हैं जो कि पढ़ तो बिजनेस रही हैं, बट आई मस्ट से दैट शी इज़ अ बॉर्न आर्टिस्ट। इनका काम भी इस वक्त आप न्यू के टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। पाकिस्तान की और पाकिस्तान से बाहर की कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ का पोर्ट्रेट इन्होंने बनाया है। और इनके आने से पहले आई वाज डिस्कसिंग विद माई टीम के शी इज़ वेरी गुड। और जनाब तारुफ कराते हैं पाकिस्तान का यंग टैलेंट हमदा फारूक। शी इज अ आर्टिस्ट, शी इज अ पेंटर। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। हमदा कैसी हैं आप? आई एम गुड, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर डूइंग अमेजिंग। इतनी ज़बरदस्त और लग रहा था कि किसी मंझे हुए आर्टिस्ट की पेंटिंग्स है। यू डिड सो वेल। तो कब से शौक रहा पेंटिंग्स का? I started working in school और तभी मैंने डिस्कवर किया that this is my talent, this is something I'm good at। और वहाँ से मुझे जो पजीराई मिली तो मैंने इसको कंटिन्यू किया कि I am not gonna stop doing this, this is something special। and I'm a self-taught artist, तो मतलब I didn't learn from anywhere। और मेरा I started this because I had a love for portraits and I wanted to express my admiration for certain people। तो this is how I started। मतलब इसको as an expression use किया पेंटिंग को as a medium of expression। तो जब शुरू से हमेशा आप पेंटिंग्स या स्कूल में हम ड्राइंग्स वगैरह करते हैं तो डायग्राम्स भी होती हैं हमारी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आर्ट्स के हवाले से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमेशा से बहुत अच्छा सब कुछ रहा होगा। मतलब कि आई रिमेंबर मेरी बहुत मेमोरी में है कि मेरी ड्राइंग्स और आर्ट में मैं बहुत बुरी होती थी। तो मेरी बहन बहुत अच्छा पोर्ट्रे करती थी, उसकी डायग्राम्स बहुत अच्छी होती थी। और जब हम बायो पढ़े थे उस टाइम पे तो उसमें हमें एक पूरी बुक प्रिपेयर करनी होती थी। तो मैं हमेशा अपनी बहन से हेल्प आउट लिया करती थी, उसके पास जाती थी। तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि दैट शी इज डूइंग सो वेल। तो आपको फर्स्ट टाइम ये एहसास किसने करवाया? आपके आसपास के लोग होते हैं जिसने देखा परखा कि नहीं शी इज डूइंग गुड? A number of people। एक तो मेरे स्कूल में जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह थे and my teachers as well, उन्होंने भी मतलब अप्रिशिएट किया होगा हमेशा से। they insisted कि this is something special, don't abandon this और इसको हमेशा मतलब जारी रखो। and मतलब वहाँ से ही मतलब जो स्पॉटलाइट मिली उसी से ही मुझे रिकॉग्नाइज किया। फर्स्ट टाइम प्रॉपर कैनवस और ब्रश के साथ पेंट करने का ख्याल कब आया या एक्सपेरिमेंट किया वो? नहीं, एक्सपेरिमेंट नहीं। आई मीन ये एक स्कूल वाली हॉबी थी पहले तो। लेकिन a couple of years back I was at a point कि I had to make a decision कि अब मैंने क्या करना है अपनी लाइफ के साथ। I mean you have to choose a university, I mean you're a student as well, आपने कहाँ जाना है because that determines everything कि आपके next years कैसे होंगे। So I was confused, I didn't know what to do, so I didn't want to go anywhere special। So तभी मुझे एकदम से I had an epiphany कि मतलब मुझे दिमाग में आया कि I should just do this, I should paint। I don't know why, I mean it doesn't add up as well, but like I had a calling कि मुझे बस I want to paint, you know, I want to express the opinions and thoughts in my mind। और मतलब जो भी important matters around the world like poverty or anything, मतलब इस तरह के social matters पे I wanted to paint and voice my opinion। तो that's how I started painting और मैंने theme based paintings बनाई। you know वो कोई ना कोई टॉपिक हाईलाइट कर रही थी इस तरह से। सो आई वांटेड टू ब्रिंग अदर पीपल्स वॉइसेस यू नो टू द फ्रंट। अच्छा, तो आपका फेवरेट पीस कौन सा है इनमें से? आपका जो हम सारे भी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, तोगल की भी है, बेनज़ीर की भी है जी। तो सबसे फेवरेट, बल्कि अक्सर आर्टिस्ट कहते हैं जब आप उनके इंटरव्यूज पे देखो कहते हैं कि अभी तक हमने अपना बेस्ट पीस तो बनाया ही नहीं है। जी। तो जो सेटिस्फेक्शन होती है वो रहती है हमेशा से। तो आपका फेवरेट कौन सा है या वो भी बनना है? The thing is कि आज जो भी मतलब नेक्स्ट वर्क करते हैं ना तो that tends to be better than the previous one। तो मेरा लेटेस्ट काम ही मतलब मेरा फेवरेट होता है because I feel like उसमें पहले से इम्प्रूवमेंट हो गई है, ज़्यादा बेहतरी हो गई है। So like I try to cover my you know shortcomings in every other painting। So you cannot be fully satisfied ever। लेकिन I think the बेनज़ीर one is my favorite। पॉलिटिकल अगर देखा जाए पॉलिटिकल पर्सनालिटीज में तो बेनज़ीर आपको पसंद है या जस्ट आपको लगा कि बहुत अच्छा पोर्ट्रेट होगा या रैंडम थॉट थी? अच्छा, so I started this because I wanted to do my second series, मतलब iconic series जिनका नाम है। I wanted to paint iconic people and not just मतलब उनके simply portraits। I wanted to highlight कि why are they iconic and what makes them iconic। आपने proper study किया, उनको research किया। And you know because
वी फील लाइक कि आइकॉनिक लोग हैं, वी टेंड टू पुश देम अवे, कि पेडेस्टल पे बिठा देते हैं कि ये तो यू नो डिफरेंट लोग हैं, ठीक है बाहर ही हैं हमसे, बट दीज आर जस्ट ह्यूमन बींग्स लाइक अस, सो व्हाट मेक्स देम आइकॉनिक. So I wanted to focus on that characteristic, and बेनज़ीर का पोर्ट्रेट मैंने इसलिए बनाया बिकॉज आई थॉट कि वो मतलब पाकिस्तान की अगर हम उसमें देखा जाए हिस्ट्री में एंड इवन वर्ल्ड हिस्ट्री में, शी हैज़ मेड अ नेम फॉर हरसेल्फ एंड हर स्ट्रगल्स and the fact that she was the first female prime minister of Muslim countries, I mean that makes her iconic, her life story. So मतलब मैंने किसी लेंस से नहीं देखा, political lens वगैरह से, I just मतलब सारे biases छोड़ के I saw it from like how things are, acknowledge किया जो reality है, उस point of view से मैंने उनको paint किया. और इसी तरह अर्तुगरुल का भी आपने portrait किया, उनको भी proper study किया. अच्छा, वो तो iconic series का part नहीं था, I made that before, मतलब last year बनाया था मैंने, and that was like I made it on a whim. मतलब मैंने ऐसी एक इंटरनेट पे पोस्ट देखी and I was like I'm just gonna paint this. I don't know. तो वो luckily वो मतलब काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पसंद किया, वो काफ़ी वायरल हो गया था and उससे काफ़ी मतलब उसको काफ़ी हाईलाइट हुआ and then that's what made me think I want to do portraits now. अच्छा, मतलब बहुत सारे लोग लैंडस्केप करते हैं, पेंट करते हैं, या बहुत सारे लोग अपनी इमेजिनेशन को कैनवस पे उतार देते हैं, लेकिन आप पोर्ट्रेट कर रही हैं. सो आई मस्ट से कि ये पोर्ट्रेट करना आर्ट की या पेंटिंग्स की सबसे डिफ़िकल्ट फॉर्म है या मुश्किल है. और बहुत बड़े जो आर्टिस्ट हैं वो भी समटाइम पोर्ट्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि पोर्ट्रेट के लिए आपके अंदर वो एक चीज़ होनी चाहिए, इमेजिनेशंस को कर देना. आई थिंक शायद वो आसान है, क्योंकि मैंने भी स्कूल में, कॉलेज में मैंने भी काफ़ी पेंटिंग की, तो पोर्ट्रेट मुझे करना बहुत टफ लगता था, मुश्किल लगता था. तो प्रॉपर स्टडी करते हो, फीचर्स को होमवर्क होता है कि कैसे स्टार्ट करते हो? I mean, obviously उसको understand करना पड़ता है आपको. You have to understand the story, the feelings, because portraits are of human beings. So you have to, you know, have that human factor in कि this is a human being and उसके साथ वो आपको depict करना होता है, उनकी depth, एक इंसान की depth. तो I mean, I don't particularly study, लेकिन I keep on learning with the process, and I keep on learning like करते करते ही मैं सीखती हूँ, and not like particularly from any external source. लेकिन I think सिर्फ काम करने से आप बहुत कुछ सीख जाते हैं, and my understanding gets better वगैरह. वैसे पाकिस्तान में या बाहर किसी आर्टिस्ट को भी आप फॉलो करती हो, उनकी पेंटिंग्स को पसंद करती हो या देखती हो? A lot. I mean, even contemporary artists में भी काफ़ी artists हैं international जिनको मैं उनका काम देखती रहती हूँ, and I learn from everywhere. Like I appreciate it, और मुझे काफ़ी inspiration मिलती है. Even history में आप great artists देखे हैं, Van Gogh वगैरह, and Michelangelo, and you know Da Vinci. So there's a lot to learn from them. So I keep on studying their work as well, and I try to learn as much as I can. So you know that gives me अपना portrait भी करना है? I am thinking, I mean like इसकी काफ़ी, a lot of people, my audience has suggested us कि पता नहीं, we want to see you paint yourselves. So maybe hopefully. आपका कभी ऐसा हुआ है कि कभी किसी कज़न ने, सिबलिंग्स में से किसी फ्रेंड ने डिमांड किया कि भाई हमारा जो है, मुझे बर्थडे गिफ्ट पे हमदा की पेन मेरा पोर्ट्रेट करके दो, या इस तरह का, you know, तो ऐसा कभी? I cannot. बहुत सारी डिमांड्स होंगी. बहुत ही, तो बचपन से, even before I started professionally, मतलब every single one and every single person I know, my friends and all the people in my surrounding, उनको होता है कि पोर्ट्रेट. तो बनाए वैसे बनाती हूँ सबको फिर इस तरह से? या बचपन में I did, मतलब for my friends, उनको मैं कभी कभार दे देती थी बना के. तो I mean, because it takes a lot of time, so अभी उस तरह नहीं. अब I'm doing orders वगैरह now. International, I'm selling my work and I get orders international as well and local as well. So तो हमदा अभी तक आपने एग्जीबिशन क्यों नहीं की है ये? अच्छा, this is something a lot of people ask me, और this is something on my mind काफ़ी पहले से, whenever जब से मैंने start किया, तो yes I want to do it. मतलब I'm just like I don't get satisfied कि मतलब I want कि कैटलॉग मेरा हो जाए पूरा कंप्लीट, ज़्यादा सारी पेंटिंग्स को प्रेजेंट करने के लिए. लेकिन मैं जैसे ही नेक्स्ट करती हूँ तो मुझे पुराना वाला बहुत like उस टाइम का लगता है, एमेच्योर वर्क लगता है. So like that has, you know, kept me from exhibiting. लेकिन इंशाल्लाह इस बार इस साल एक जो कहते हैं ना कि जो मंझा हुआ आर्टिस्ट है, ये उसकी पहचान है. जो आपने वो वाली बात कह दी ना कि पहला काम अच्छा नहीं लगता या सेटिस्फैक्शन नहीं होती. कौन सी ऐसी पर्सनालिटी नेक्स्ट आपने प्लान की हुई है या आप सोच रहे हो जिसको आप पेंट करना चाहोगे? या अच्छा, so I've planned a number of personalities जो मैं करना चाहती हूँ, और अभी I'm working on Princess Diana's portrait. Nice. So yeah, I haven't told this to anyone, लेकिन मैं आपके शो में ये बता रही हूँ because a lot of people are curious. You have started working on that अभी उस पे? Yes, वो in progress है. In progress है.
and a number of people as well, और भी iconic series में। सोशल मीडिया का टाइम है, हर शख्स अपना टैलेंट सोशल मीडिया पर दिखा सकता है, दुनिया को बता सकता है। सो क्या प्लान है, इसको कैसे स्प्रेड करें, थ्रू सोशल मीडिया और थ्रू एग्जीबिशन? आई थिंक साइड बाय साइड बोथ। सोशल मीडिया तो हमारे बहुत कोर में है और वो तो हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट एक बड़ा पार्ट है। सो उसी से अभी तक मुझे जो भी मिली है रिकग्निशन वहीं से मिली है और वो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है आई थिंक। लेकिन आपकी लोकल मार्केट में भी फिजिकली जो एम्पावरिंग होता है आर्ट वर्क, वो दैट इज समथिंग एल्स। सो आई थिंक दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई मेक वीडियोज ऑफ माई वर्क, सो लाइक आई डू पेंटिंग वीडियोज वगैरह। सो आई एम ऑन यूट्यूब, Instagram, everywhere, मतलब pictures and videos as well of the process, सारा कुछ available है। Thank you so much Amda and best wishes। इसी तरह से आप अच्छा पेंट करती रहे, अच्छा काम करती रहे। तो जनाब बढ़ेंगे इसके साथ ही एक छोटी सी ब्रेक के जाने, जिसके बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। न्यू पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं। और क्या आप भी नींद की कमी या किल्लत का शिकार हैं, या अक्सर आपको भी रात को बेचैनी होती है, या बार बार नींद टूटती है, आँख खुलती है, ठीक से अच्छी प्रॉपर आप नींद नहीं ले पाते हैं? तो बेसिकली बहुत सारी गलतियाँ शायद हम लोग कर रहे होते हैं। अच्छा, अब दो तरह की मिसकंसेप्शंस हैं या कॉन्सेप्ट हैं। कुछ लोग कहते हैं कि खाली पेट जनाब नींद नहीं आती, कुछ लोग इतना खा लेते हैं और गलत ग़िज़ा खा लेते हैं जिसकी वजह से रात को उनकी नींद में मुसलसल खलल रहता है। तो आज अगर आप में से बहुत सारे लोग नींद में खलल का शिकार है तो उनकी ये सारी परेशानी हम दूर करते हैं, क्योंकि माहिर ग़िज़ाइयत डॉक्टर आयशा नासिर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आयशा, थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया। आयशा, सोते तो सब लोग हैं, लेकिन अक्सर लोग बेचैनी या नींद में अक्सर डिस्टर्ब रहने की शिकायत करते दिखाई देते हैं। तो अच्छी नींद के लिए अच्छी सेहत का होना भी कितना ज़रूरी है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छी सेहत के लिए एक अच्छी नींद पूरी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती तो बहुत सारे मसले मसाइल की जड़ ही वहां से शुरू होती है। मोटापा आजकल पूरी दुनिया में फैलता जा रहा है और बाकायदा इसको बीमारी के तौर पे अब आइडेंटिफाई किया गया है कि मोटापा, ओबेसिटी भी एक बीमारी है। और मोटापे की बड़ी वजह बनती है आपकी नींद का पूरा ना होना। दो हार्मोन्स ग्रेलिन, लेप्टिन का इम्बैलेंस हो जाता है अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही होती। तो इन शॉर्ट, अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती तो बहुत सारी बीमारियों की जड़ वहीं से पकड़ी जाती है। अच्छा, क्या नींद की खराबी में ग़िज़ा का भी दखल है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आप क्या खाते हैं, वो रिफ्लेक्ट होता है कहीं ना कहीं, वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो रहा होता है। अगर आपकी डाइट बहुत ज्यादा कैलोरी रिच है, बहुत ज्यादा फैटी फूड का आप इस्तेमाल सोने से बिल्कुल पहले करेंगे तो आपको तेजाबियत होने का, जलन होने का डर है और उसकी वजह से आपकी नींद में खलल रहेगा। आप एक भरपूर नींद नहीं ले सकेंगे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी रूटीन भी डिस्टर्ब रहेगी। और डाइट की वजह से, जो डाइट के अंदर कैफिनेटेड फूड्स होते हैं जैसे चाय, कॉफी, जो कैफीन वाले फूड हैं, वो कहीं ना कहीं आप में बेचैनी, एंजाइटी बढ़ा सकते हैं। अच्छा, बेहतर नींद के लिए ग़िज़ा लेने के कितने देर के बाद सोना चाहिए? कम से कम 3 घंटे के बाद, ताकि आपका खाना हजम हो जाए, उसके बाद आप सो सकें। अब कुछ लोगों को खाली पेट नींद ही नहीं आती, कुछ लोगों की शिकायत होती है हमें तो बिल्कुल बेड टाइम से पहले। तो उसके लिए आप दूध का एक ग्लास इस्तेमाल कर सकते हैं, आप एक बनाना खा सकते हैं, आगे चेरीज आने वाली हैं, आप चेरीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोई ऐसी ग़िज़ा इस्तेमाल करें जो कि नींद लाने में फायदेमंद हो, नींद लाने में हेल्प करे, रादर देन कि आपने सोने से बिल्कुल पहले पूरा का पूरा मील खा के सो जाना है। मील का टाइम है सोने से 3 घंटे पहले, वो भी कम से कम। 4 घंटे हो जाए, 5 घंटे हो जाए, दैट इज फाइन, लेकिन कम से कम 3 घंटे पहले आपने अपना मील ले लेना है। उसके बाद आप कोई छोटा स्नैक ले सकते हैं, ताकि अगर आपको खाली पेट नींद नहीं आती तो वो मसला रिजॉल्व हो सके। आयशा, वो कौन सी ग़िज़ाएं हैं जो नींद के आने में मदद कर सकती हैं? नंबर 1 तो आप बताइएगा। नंबर 1 है हल्दी दूध। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छा है हल्दी दूध। बहुत सारे एंजाइटी और स्ट्रेस के पेशेंट को जब दवाइयों से हटाना होता है, एंटी डिप्रेसेंट से हटाना होता है, तो हम उसको रिप्लेस कर देते हैं हल्दी दूध के साथ। अब हल्दी बगैर काली मिर्च के कभी भी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होती। हम गलती क्या करते हैं, हम सिर्फ दूध के अंदर हल्दी डाल के पी लेते हैं। उसमें एक चुटकी काली मिर्च डालना जरूरी है। एक उबाला दिलवाएं उसको। हाँ, फ्लेवर को एनहांस करने के लिए उसमें थोड़ी सी इलायची, सौंफ या दालचीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जो जरूरी चीज है वो है हल्दी, काली मिर्च और दूध। एक उबाला दिलवा के नीम गर्म दूध आप बेड टाइम पे लेते हैं तो नींद, पुरसकून नींद के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिन लोगों को बेड टाइम पे नींद नहीं आती, वो 3-3, 4-4 घंटे मोबाइल यूज करते रहते हैं या 3-3, 4-4 घंटे बेड पे लेटे रहते हैं, वो अगर बेड टाइम पे हल्दी दूध का इस्तेमाल करते हैं तो ये मसला काफी हद तक बेहतर हो जाता है। आयशा, नींद का ना आना और स्ट्रेस का बहुत ज्यादा होना, आई एम श्योर ये भी इंटरलिंक्ड होगा मामला?
बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा मसला तो हमारा लाइफस्टाइल और साथ में ये जो स्ट्रेस एंजाइटी आजकल हर एक को है नबीहा। जब से कोविड आया स्ट्रेस एंजाइटी हर एक का बढ़ गया है, जिसकी वजह से ये नींद के मसाइल भी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो बिल्कुल ज़हनी तनाव से ये डायरेक्टली रिलेटेड है, ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट होता है हमारी नींद पे। और अक्सर लोग चाय और कॉफी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं, किसी को चाय की एडिक्शन है, किसी को कॉफी की एडिक्शन है, उसकी वजह से भी हमारी नींद भाग जाती है। 4 बजे के बाद, शाम 4 बजे के बाद कोई भी ऐसी चीज नहीं पीनी जिसके अंदर कैफीन है, सख्ती से ये मना है। नबीहा अभी आपने पूछा कि नींद लाने में कौन सी चीज हेल्पफुल है, तो कैमोमाइल टी होती है जो कि नींद लाने में पुरसकून नींद के लिए, आपको काम डाउन करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। अगर आपने 4 PM के बाद आपको चाय की आदत है तो आप कैमोमाइल टी का इस्तेमाल कर लें। इसको अमेरिका में कैमोमील टी भी बोला जाता है। अगर कैमोमाइल टी आपको नहीं मिलती तो लेवेंडर टी है, वो भी एक पौधे से बनती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत हेल्पफुल भी है। इनफैक्ट आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पूरे दिन की थकावट भी उतारेगी। कैफीन नहीं है इसके अंदर। जो कैफीन है 4 PM के बाद अगर आप लेंगे तो आपका स्ट्रेस एंजाइटी बढ़ जाएगा। पता नहीं हम लोगों को क्यों आदत है कि हमने सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश टी और कॉफी ही लेनी है, हमें बाकी कहवाजात की आदत नहीं है। अगर आप एक दफा ये आदत डालेंगे तो आपके लिए चीजें बेहतर हो जाएंगी। आयशा, बहुत सारे लोग राइट बिफोर गोइंग टू बेड एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो एक्सरसाइज कर देना आपको मजीद एक्टिव कर देता है, जिसके बाद हमें बहुत देर तक नींद नहीं आती है। इस बारे में भी बताइएगा। अगर आपने एक्सरसाइज करनी है तो उसका आइडियल टाइम होता है हमेशा बिफोर मील, खाना खाने से पहले। अब जैसे मैंने बताया कि सोने से 3 घंटे पहले आप खाना तो खा नहीं सकते, तो आपने एक्सरसाइज भी आइडियली 3, 4, 5 घंटे पहले ही करनी है। हाँ, कुछ लोगों को होता है कि हम थक जाएंगे तो हमें ज्यादा अच्छी नींद आएगी, उस केस में वो वेट ट्रेनिंग हल्की फुल्की कर सकते हैं, कार्डियो नहीं करना उस टाइम पे। वेट ट्रेनिंग हल्की फुल्की अगर आप करते हैं तो वो स्ट्रेस एंजाइटी को रिलीव करने में भी हेल्प करता है और वो एक पुरसकून नींद में भी हेल्प करता है। लेकिन बहुत ज्यादा ये नहीं 10-10 किलो का वजन उठा लेना है, 1-1 किलो 1 kg या जितना मिनिमम आप वेट उठा। अच्छा, एक मिसकंसेप्शन है या एक कॉन्सेप्ट है, आई डोंट नो, आप बताइएगा कि खाली पेट जनाब नींद नहीं आती है। हाँ, बिल्कुल। जैसे मैंने बताया कि जिनको खाली पेट नींद नहीं आती नबीहा, वो हल्दी दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो कैमोमाइल टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। नट्स बहुत हेल्पफुल है नींद को इंड्यूस करने में, क्योंकि ये मैग्नीशियम का बहुत अच्छा सोर्स है। इसके अलावा ये स्लीप हार्मोन मेलाटोनिन भी रिलीज करते हैं बॉडी के अंदर। सो हैंडफुल ऑफ मिक्स नट्स किया जा सकता है, साथ में दूध या कैमोमाइल टी का 1 कप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बनानास बहुत हेल्पफुल है नींद को इंड्यूस करने में, इसमें जो ट्रिप्टोफैन है वो भी नींद इंड्यूस करने में हेल्प करता है। सो 1 से 2 केलों का इस्तेमाल कर लें, या बनाना शेक अगर वो बना के लेना चाहें, वेट का उनका कंसर्न नहीं है तो वो बनाना शेक बना के उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी और चीजें हैं जो वो बेड पे जाके अगर बेड टाइम पे वो लेते हैं, जैसे चेरीज हो गई, तो वो नींद को इंड्यूस करने में भी हेल्प करेंगे और पेट भी उनका भरा रहेगा। लेकिन उस टाइम पे स्नैक लेना है, मील नहीं लेना। ये तो हुई बहुत सारी ग़िज़ाओं की बातें, लेकिन आयशा यहाँ पर ये भी बात करना बहुत ज़रूरी है कि हमने खाने का तो हमने जिक्र कर दिया कि कौन सी ग़िज़ाएं मदद करती हैं और कौन सी नहीं खानी चाहिए, लेकिन सुबह जल्दी उठना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठेंगे तो डेफिनेटली आपको रात को वक्त पर नींद नहीं आएगी। थैंक यू सो मच आयशा, आपने हमें ज्वाइन किया। इसके साथ ही बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब, नियो पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा जनाब, इनकी केयर और इस शौक के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है मैं उनका तारुफ करवा दूं। रहीम अली ढिल्लो हमारे साथ मौजूद है, ही इज अ बिजनेसमैन और लव बर्ड एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। परिंदों से, जानवरों से बहुत प्यार करते हैं और इस कारोबार को पाकिस्तान में प्रमोट भी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया रहीम साहब, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। बताइएगा सबसे पहले कि परिंदे या पेट रखने का शौक कैसा है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच जी। और ये जो शौक है इट्स वेरी रिफ्रेशिंग और नेचर के करीब रखता है आपको, और शौक के साथ साथ एक ये एविकल्चर एक इंडस्ट्री भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हो गई। अच्छा, अब इसका कारोबार ऑनलाइन भी किया जा रहा है, लोग कर रहे हैं, सिर्फ मार्केट जाकर सर्च करके अपने पसंद के जानवर या परिंदे की खरीद जरूरी नहीं है, लोगों के लिए बड़ी आसानी पैदा होगी, उस बारे में बताइएगा। True that, I would say कि it's a bright side of Corona, specifically उन दिनों के अंदर जबकि ऑनलाइन शॉपिंग हर चीज के अंदर आ गई और एक ट्रेंड सेट हुआ, तो जो ये बर्ड्स हैं इसमें भी अब आई बिलीव के मार्केट्स और वो जो एक ट्रेडिशनल ट्रेंड चलता था उससे ज्यादा अब ऑनलाइन ये हो रहा है और पूरी दुनिया में हो रहा है। इसकी खूबसूरती है कि इसकी कनेक्टिविटी अक्रॉस द वर्ल्ड है।
अच्छा रहीम, कैसे आप प्रमोट करते हैं इस तरह से, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे पेट लवर्स हैं, रुझान बढ़ता जा रहा है, तो किस तरह से आप इस बिजनेस को आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं? मैं इसको बड़ा पॉजिटिव वे में देख रहा हूँ, और हम जो प्रमोट इसको कर रहे हैं उसमें बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं। मैं खुद एक यूट्यूब चैनल रन कर रहा हूँ ढिल्लू एवरी के नाम से। इसी तरह सोसाइटीज हैं, जैसे लव बर्ड सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान अभी आपने बताया, जिसका मैं जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। हम लोग शोज करवाते हैं, उसमें यूरोप से फॉरेन जजेस आते हैं। इसी तरह लोगों को हम बेसिकली मोटिवेट करते हैं कि वो शो में आए और बर्ड्स को देखें। तो इसी तरह ये चल रहा है, और पूरे पाकिस्तान में लाखों बर्ड्स के लवर है इस टाइम। रहीम, ये लव बर्ड सोसाइटी क्या है, इसके बारे में आप हमें बताइए थोड़ा सा। लव बर्ड सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हम चला रहे हैं फॉर द आई वुड से कि प्रमोशन ऑफ लव बर्ड, जिसके अंदर हम ये बताते हैं कि एक अच्छे लव बर्ड की क्वालिटीज क्या क्या होनी चाहिए। फिर उनके शोज होते हैं, वहां पे हजारों लोग आते हैं अपने बर्ड्स लेके, वो पार्टिसिपेट करते हैं। उसमें वही फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइजेस होते हैं, और यूरोप से उसके जजेस आते हैं। ये इसमें ये बताया जाता है कि परिंदे को रखा कैसे जाए, इसकी केयर कैसे करनी है, और एक अच्छा बर्ड क्या होता है। अच्छा रहीम, क्या ये मुनाफा बख्श है सारा सिलसिला जो आप हमारे साथ शेयर कर रहे हैं? तकरीबन कितना खर्चा आ जाता होगा? देखिए, थोड़ा सा तो मैं आपको बताऊं कि इसको इंट्रोड्यूस मैं आपको करा दूं कि इसको हम एविकल्चर बोलते हैं, जस्ट लाइक एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और डिफरेंट फील्ड्स की तरह। तो इट्स अ कंप्लीट प्रोफेशनल फील्ड। दुनिया में और पाकिस्तान में भी इस पे ट्रेनिंग्स हो रही है। इट्स वेरी प्रॉफिटेबल, क्योंकि इसके अंदर जो बर्ड है वो बहुत अच्छा प्रोलिफिक ब्रीडर है। तो इसमें एक ब्रीडिंग सीजन होता है जो कि सितंबर से लेके मार्च अप्रैल तक चलता है। उसके अंदर जो भी फिर ब्रीड आती है वो उसकी बहुत ज्यादा डिमांड है पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर भी। लोग उसको बाय करते हैं एज अ खूबसूरत बर्ड भी और एज अ बिजनेस भी। तो इट्स नो डाउट इट्स वेरी प्रॉफिटेबल। दो इसके अंदर छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखा जाता है, तो उसकी प्रोडक्शन उसके अकॉर्डिंगली बहुत अच्छी आती है। तो अच्छा रहीम, नो डाउट ये एक बड़ा एक खूबसूरत शौक है और होना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पर जो लोग इंटरेस्टेड है और जो लोग पेट्स लवर है उनके लिए भी बात करना चाहेंगे कि ये शौक तो अच्छा है, लेकिन इसकी केयर भी भरपूर करनी पड़ती है। एक पूरी जान आप घर में आपके साथ अटैच्ड है। तो बर्ड्स जैसे कि आगे गर्मियां भी बढ़ती चली जाएंगी, गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा होगा, तो बर्ड्स की केयर के हवाले से भी बताइएगा। जी, दो इट्स अ हार्डी बर्ड, बहुत जल्दी इसको गर्मी सर्दी अफेक्ट नहीं करती, और ये एक बहुत बड़ी रीजन है इसके पॉपुलर होने की। मैं लव बर्ड की बात कर रहा हूं। तो इसमें बस ये है कि आपने बहुत ज्यादा गर्मी जब आप फील करें कि आपको गर्मी लग रही है, तो वही बर्ड भी वैसा ही ऑलमोस्ट फील कर रहा है। ठीक है, तो आपने उसको थोड़ा सा साए में रखें, वहां पे कोई कूलिंग सिस्टम, जो भी बेसिक कूलर या फैंस हो, अगर आप अफोर्ड करते हैं और आपका बड़ा प्रॉपर फार्म है, जैसे मैंने अपना फार्म बनाया हुआ है, तो उधर मैंने एयर कंडीशनिंग सिस्टम रखा है, लेकिन दैट इज नॉट नेसेसरी। तो आप इसको इस तरह पानी और डाइट उसकी अच्छी साफ सुथरी रखें, दैट इज इट। तो क्या क्या आपके फार्म पे क्या क्या आपने रखा हुआ है रहीम? मेरे पास लवबर्ड की ऑलमोस्ट सारी म्यूटेशंस हैं जो पूरी दुनिया में। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके अंदर जो म्यूटेशंस है, जिसको हम कहते हैं कि जी डिफरेंट कलर्स उनकी आंखों के नए आ जाते हैं, उनकी बॉडी कलर्स चेंज हो जाते हैं, ये अल्लाह ताला के निज़ाम ऐसा कि हर साल नई म्यूटेशंस आती रहती हैं, और वो हम फिर पाकिस्तान में मंगवाते रहते हैं। मेरे पास आप यूं समझ लें कि 5,000 के बर्ड से लेके 15 लाख रुपए तक का भी बर्ड है। उसके बीच में फिर बहुत सारी वेरिएशंस हैं, उसमें डिफरेंट कलर्स हैं, ब्लूज, वॉयलेट्स और ग्रीन, यू नेम इट, एवरी कलर। अच्छा, खवातीन अक्सर घर बैठे सोचती रहती हैं कि क्या कारोबार किया जाए, किस तरह से अपना बिजनेस सेटअप जो है वो उसको शुरू किया जाए, तो ये मेरे ख्याल से खवातीन के लिए बड़ा एक अट्रैक्टिव काम है। देखिए, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इसके अंदर आप बहुत ज्यादा है। अभी हम लोग लाहौर में इसकी प्रमोशन के लिए जो इवेंट्स करा रहे होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा जो स्ट्रेंथ होती है वो वुमेन फैंसियर्स की है। और उसके अंदर भी मैं आपको इंटरेस्टिंगली बताऊं कि वुमेन फैंसियर्स में भी हर तरह की जो है वो वुमेन है, हाउसवाइफ्स खास तौर पे, उनके लिए जो अपने घर में रह के अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाह रही हैं। और मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि मेरे पास ऐसे फीडबैक आया अभी रिसेंट सेमिनार में कि उस जो खातून एविकल्चरिस्ट थी, उससे उन्होंने अपने बच्चे की जो स्कूल फी से लेके और जो घर के बेसिक सिस्टम थे वो सारे सिर्फ इस बिजनेस से चला रही थी। तो ये बड़ी मोटिवेशन है घर में रहने वाली खवातीन के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, और वो प्रोफेशनल्स जो कि साइड बिजनेस इसको करना चाहते हैं उनके लिए। अच्छा, अब बहुत सारी खवातीन देख रही होंगी और उनको आइडिया क्लिक भी कर चुका होगा कि भाई ये किया जा सकता है, स्टार्टअप लिया जा सकता है। अच्छा, उन तमाम लोगों के लिए जो कि इंटरेस्टेड है, कितनी इन्वेस्टमेंट आती है स्टार्टिंग में और कितना मुनाफा इसमें या कितना कमाया भी जा सकता है, ये भी बताइएगा।
देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैं सबसे पहले एक हॉबीइस्ट हूँ, मैं शौकीन हूँ, मुझे बर्ड से मोहब्बत है। तो पहली बात तो ये कि आपको बर्ड से मोहब्बत होना जरूरी है, तभी आप उसकी टेक केयर कर पाएंगे। तो और नॉर्मली इतना खूबसूरत बर्ड है कि एवरीबॉडी फॉल इन लव विद दैट ब्यूटीफुल बर्ड। तो जहां तक इन्वेस्टमेंट की बात है, इसके अंदर जो अच्छी बात है वो ये है कि आप किसी भी इन्वेस्टमेंट से, लाइक इफ समबडी वांट्स टू स्टार्ट इट विद 25,000 50,000 उससे भी स्टार्ट कर सकते हैं, और आप लाखों भी इसके अंदर लगा सकते हैं। जितना आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे और उसमें एफर्ट करेंगे उसी तरह आपके रिटर्न्स हैं। अच्छा, जब हम ऑनलाइन बिजनेस की बात करते हैं तो रहीम, आपको पता है कि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे केसेस भी हमने देखे हैं इन पास्ट इन प्रेजेंट कि जहाँ पे धोखाधड़ी या फ्रॉड के मामला सामने आते हैं। तो इसमें किसी तरह इस तरह का तो कोई खदशा नहीं है, मतलब कि ठीक है, ये जो लूप होल्स हैं वो हर बिजनेस के अंदर हैं, ठीक है। उसके लिए हम अवेयरनेस सेमिनार्स करवाते हैं, प्रोग्राम्स करवाते हैं, जिसके अंदर लोगों को बर्ड की क्वालिटी का आइडिया हो जाए और जो लोग हैं उनको अवेयरनेस दी जाए कि उन्होंने अच्छा बर्ड कैसे बाय करना है, किससे बाय करना है और फिर उसको सेल कैसे करना है। तो ये एक पूरा प्रोसेस है। हम इस पे जो है वो अवेयरनेस प्रोग्राम्स और सेमिनार्स हर सिटी में कर रहे हैं, लाहौर में, सियालकोट में, गुजरांवाला, अभी कराची, इस्लामाबाद, वी आर गोइंग एवरीवेयर और 100 of people are joining us there और वो इस चीज को सीखना चाहते हैं। अच्छा रहीम, जैसे कि जब बाहर से बर्ड्स मंगवाए जाते हैं, इंपोर्ट किए जाते हैं, तो वो जिस कंट्री से आ रहे हैं वहाँ का टेम्परेचर टोटली डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल अगर वो किसी ठंडे मुल्क से आ रहे हैं तो पाकिस्तान का टेम्परेचर यूजुअली समर्स ही ज्यादा यहाँ पर होते हैं और समर्स में बहुत हाई होता है। तो किस तरह से उनका टेम्परेचर या किस तरह से उनकी केयर जो है उसका बहुत क्या खास ख्याल रखना पड़ता है, या इट्स फाइन? हम लोग जो बर्ड इंपोर्ट, पहली बात तो ये हम सिर्फ वही बर्ड इंपोर्ट करते हैं जो पाकिस्तान में ना हो या कम हो, और वो भी हम अपने ब्रीडिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं। तो हर प्रेफरेंस के हम लोकल लोगों से बाइंग करें जिनके पास अच्छे बर्ड्स हैं। एनीवेज, फिर भी कुछ बर्ड्स इंपोर्ट करने पड़ते हैं। उनको जब हम इंपोर्ट करते हैं तो हमने कोरोना में एक वर्ड क्वारंटाइन सबने सीखा है कि उसको क्वारंटाइन करना है। उसके रीजन ये होती है कि अगर वो कैरियर है किसी डिजीज का, एक तो उसकी डिजीज आपके अपने बर्ड्स में स्प्रेड ना हो, दूसरा फिर हम उसको एक डिसेंट सा टेम्परेचर देते हैं और कुछ उनको इलेक्ट्रोलाइट्स और कुछ बेसिक मल्टीविटामिन जैसे दिए जाते हैं जिससे वो स्टेबल हो जाए। तो क्योंकि हार्डी बर्ड है, विद इन फ्यू डेज वो कंफर्टेबल हो जाते हैं। कुछ बर्ड मरते हैं लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, ज्यादातर बर्ड्स बहुत कंफर्टेबली सर्वाइव करते हैं। अच्छा रहीम, आप इस हवाले से बहुत सेमिनार्स भी करते हैं, बहुत अवेयरनेस भी बता रहे होते हैं। किसी हुकूमती सतह पर आपको लगता है कि हुकूमत का भी ताउन आपको लगता है कि दरकार है, या हुकूमत को भी इस मामले को देखना चाहिए या सपोर्टिव होना चाहिए? देखिए, बहुत सारे कंट्रीज में जैसे फिलीपाइंस है और इंडोनेशिया, मलेशिया, अफ्रीका, वहां पे एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट्स हैं और उनके जीडीपी में एक्सपोर्ट का रोल है। अभी तक हम एक उस लेवल तक पाकिस्तान की इंडस्ट्री नहीं पहुंची कि हम इसको एक्सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। ना ही लोकल लेवल पे गवर्नमेंट की ऐसा कोई सपोर्ट है। तो सबसे पहली तो चीज आप लोगों के चैनल से और आप लोगों की भी इस पे उतनी ही एफर्ट है। आई वुड से कि गवर्नमेंट को इसको एक डिपार्टमेंट जैसे पोल्ट्री और बाकी चीजें उस तरह ये रजिस्टर्ड हो, इस पे ट्रेनिंग्स दी जाए, इसके मॉडल फार्म्स बनाए जाए और यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स और खास तौर पे जो हमारी ये यूनिवर्सिटीज से रिलेटेड है उनमें इनके कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए जाए। थैंक यू सो मच रहीम, आपने टाइम निकाला नियो पाकिस्तान के लिए और आप बता रहे थे पूरी ये जो बहुत सारे लोग आई एम श्योर के इन्वेस्ट भी करना चाहेंगे, स्टार्टअप भी करना चाहेंगे, बहुत सारे लोग खरीद के लिए भी सोच रहे होंगे। तो आपने हर पर्सपेक्टिव के ऊपर आप हमें डिटेल शेयर कर रहे थे। थैंक यू सो मच। लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब, नियो पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं। और हमारे जो पाकिस्तान का यंग टैलेंट है ना, वो मल्टीटास्किंग है। और आज एक ऐसे ही मल्टीटास्किंग और मल्टी टैलेंटेड शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जो सिंगिंग में तो काम कर ही रहे हैं और बड़ा जबरदस्त परफॉर्म करते हैं। इज अ वेरी, मैं कहूंगी कि बहुत ही कम हमारे पास अगर परफॉर्मिंग आर्टिस्ट ऐसे हैं तो उनमें से जनाब ये एक है। और अब कहते हैं ना कि सिंगिंग के साथ साथ इन्होंने एक्टिंग भी शुरू की है। इससे पहले तो काफी सीरियल किए हैं ही, लेकिन सिल्वर स्क्रीन पर पहली मर्तबा नजर आएंगे। अहमद नवाज हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है अहमद? फाइन, गुड, जबरदस्त। और आफ्टर लॉन्ग टाइम जी, बड़ी देर के बाद क्या चल रहा है आजकल? मैं एक फिल्म कर रहा हूँ और एक कॉमेडी फिल्म है, बड़ी अच्छी है और लोगों के लिए एक
जावेद, कॉमेडी फिल्म की हमें बड़ी जरूरत है। हम बेचारे जो आवाम है ना, वो दुखों में, महंगाई में और मसलों में इतने उलझे हुए हैं कि अच्छी एंटरटेनमेंट बड़ी ख्वाहिश है मेरे ख्याल से हम सबकी कि पाकिस्तान में अब दिखे सिल्वर स्क्रीन पर। नबिया जी, अगर देखा जाए तो हमारे पाकिस्तान के अंदर टैलेंट बहुत ज्यादा है। हाँ। कॉमेडी के लिहाज से देखा जाए तो हर घर के अंदर टैलेंट मौजूद है, लेकिन हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, क्योंकि या तो हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं है या तो कोई वजूहात है जिस वजह से जो लोग असल जिनको कॉमेडी आती है वो लोग घर बैठे हुए और जिनके एक छोटे से जो चुलबुले से लोग पढ़ते हैं तो वो हम उसको ऊपर नहीं लेके आ पा रहे। हम सिर्फ अपने अंदर की देखते हैं कि यार मैं भी कर सकता हूँ, तो वो चीज़ नहीं। अब देखें, एज अ सिंगिंग आपको पता है अब्बा का माशाल्लाह पूरी दुनिया में नाम है, नवाज़न पूरी दुनिया में लोग जानते हैं उनको, तो जाहिर बात है ब्लड उनका मेरे में भी है, तो एज अ कॉमेडी मुझ में भी होगी। तो फिर मैंने उसको यूटिलाइज किया। बेसिकली ना असल जो चीज़ है वो कॉन्फिडेंस लेवल है आपका। जब कैमरा खोले तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो शैलेंट होना चाहिए। हाँ। बिल्कुल, मैंने बड़े लोगों को देखा है कि जब कैमरे के आगे, पहले कैमरे के पीछे बड़ा कुछ कर रहे होते हैं, जैसे ही कैमरा ओपन होता है तो उनके पसीने छूट जाते हैं। तो ये चीज़ें बड़ी वेलकम बैक। न्यू पाकिस्तान में आपको एक मर्तबा फिर से खुश आमदीद कहते हैं और हम अब एक ऐसे मर्ज की बात करने जा रहे हैं जो मेरे ख्याल से हर दूसरे घर में शुगर का पेशेंट, शुगर का मरीज, डायबिटिक पर्सन मौजूद होगा। क्या रीज़न है कि पाकिस्तान में डायबिटिक लोगों की जो तादाद है या जो नंबर है वो इतना तेज़ी के साथ बढ़ता चला जा रहा है? एक रिपोर्ट है, एक सर्वे है, मैं वो आपके साथ शेयर करूंगी। आलमी इदारा सेहत की रिपोर्ट है और पाकिस्तान में हर साल शुगर के मर्ज में मुब्तला तकरीबन 1.5 से 2 लाख अफराद माजूर हो जाते हैं, डिसेबल हो जाते हैं और पाकिस्तान में हर 4 में से 1 फर्द शुगर के मर्ज में मुब्तला है। ये नंबर बहुत ही तेजी के साथ बढ़ता चला जा रहा है। हम इसके जो इनिशियल जो स्टार्टिंग सिम्टम्स होते हैं उसकी बात करेंगे, किस तरह की केयर करनी चाहिए लाइफस्टाइल के हवाले से वो भी बात करेंगे। हमारे साथ जो एक्सपर्ट मौजूद हैं, किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, डॉक्टर अली सकलैन हमेशा आते हैं और बड़ी ज़बरदस्त जो है वो बातें, टिप्स शेयर करते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला। सबसे पहला सवाल मेरा कि शुगर क्यों होती है? जी थैंक यू आपका कि हमेशा की तरह जो आप ये सेहत का सेगमेंट करती हैं बड़ा ज़बरदस्त होता है। और आज आपने जो टॉपिक चुना है, डेफिनेटली जो आपने थोड़ा सा एक डाटा बताया है, लेकिन ये बहुत आपने कम बताया है। इससे भी कहीं ज़्यादा ख़तरनाक डाटा है दुनिया का भी और पाकिस्तान का भी। देखें, पाकिस्तान में इस वक्त 33 मिलियन के करीब लोग डायबिटीज़ का शिकार हो चुके हैं। अगर मैं नाजरीन के लिए ये बात करूं तो 3.5 करोड़ का ये फिगर बनता है। 3.5 करोड़ को आप देखें तो जो आपने बात कही है ना कि हर चौथा शख्स इस बीमारी में मुब्तला हो चुका है, तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि नंबर कितना बड़ा है। एक और बात आपको बता दूं कि 2019 से 2021 तक शुगर के मरीजों में पाकिस्तान में 70% इंक्रीज हुआ है। ये 2 सालों के अंदर ना, 2 सालों के अंदर जो प्रेवलेंस है पाकिस्तान का वो दुनिया में सबसे ऊपर आ गया है। यानी ये तरक्की देखें कि हमने की भी है या कर रहे हैं, तो किस कहां की? 11 मिलियन पीपल यानी कि 1.25 करोड़ के करीब अभी वो हैं जो कि प्री डायबिटीज, जिनका यानी कि ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट इम्पेयर्ड है, यानी कि वो रिस्क ग्रुप में आ चुके हैं कि किसी ना किसी वक्त वो इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। तो 1.25 करोड़ वो भी इन 3.5 करोड़ के अलावा तादाद मौजूद है। तभी इसको साइलेंट किलर भी कहा जाता है, मदर ऑफ ऑल डिजीज। और साइलेंट किलर डेफिनेटली के आगे जब हम बात करेंगे तो अलामात ऐसी कॉमन सी हैं कि जिनकी तरफ रूटीन में हम तवज्जो ही नहीं करते। सबसे खतरनाक डाटा ये, चूंकि सिम्टम से पहले जरूरी है नाजरीन के लिए कि आगे जाके आपने ये लाजमी मुझे सवाल करना है जी कि ये क्यों हो रहा है, तो मैं अभी बताऊं कि जो पिछले साल का एक डाटा, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा तो यकीन माने कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि पाकिस्तान में 12 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं जो स्कूल गोइंग एज में और जो स्कूल चिल्ड्रन हैं 1 मिलियन, सॉरी ये 10 मिलियन पाकिस्तान में 1 करोड़ के करीब इन बच्चों की तादाद बनती है 12 साल से नीचे। भला कौन है? जो ओबेसिटी की, मोटापे की डेफिनेशन में आ गए हैं।
अच्छा, अब आप जिनको माएं भी शौक से खिलाती हैं, जो जंक फूड खाते रहते हैं, ओ गॉड। अब आप ये देखें कि ये 10 मिलियन जो बच्चे हैं जो ओबेसिटी की क्लासिफिकेशन में आ गए हैं, तो जब हम आगे जाके बात करेंगे तो डायबिटीज का एक रिस्क फैक्टर मोटापा, तो अगर हमारे स्कूल के बच्चों का ये हाल है और इनमें से कितने वो कन्वर्ट होंगे, तो यानी कि उन्होंने रिस्क ग्रुप में तो अपने आप को शामिल कर लिया। दिस इज सो अलार्मिंग। ये बड़ा खतरनाक, और ये मैं बताऊं कि हमारी ये जो स्कूल की ये जो एज का ये ओबेसिटी है, ये इंतहाई डेंजरस, और इसमें डेफिनेटली कसूर हमारे पेरेंट्स का, वालिदैन का भी है, लेकिन एज वेल एज एक बड़ी इंपॉर्टेंट देखें, गवर्नमेंट को इसके ऊपर बड़ा गौर करना चाहिए क्या कि स्कूलों में जो फिजिकल एक्सरसाइज, जो खेल कूद, अब तो स्कूल आपके घरों में बने हुए हैं, तो वो अगर बच्चे खाते पीते भी हैं तो उनके लिए बर्न करने के लिए, उनके लिए वो वाली जो हमारे ज़माने में स्कूल होते थे कि ग्राउंड्स और ये सारी चीज़ें, वो किन स्कूलों में आपको नज़र आती हैं? अब तो सब कुछ सिटिंग पे हो गया है, जंक फूड पे बच्चे चले गए हैं, सिटिंग उनकी बढ़ गई है, तो ओबेसिटी में ही जाना उन्होंने, और क्या होना है। तो ये एक डाटा था पूरी दुनिया में, हार्ट डिजीजेस, फॉलेज के मरीजों का सबसे बड़ी वजह शुगर, हार्ट की सबसे बड़ी वजह शुगर, गुर्दों का फेल हो जाना, नकारा होना, डायलिसिस के मरीजों की सबसे बड़ी वजह शुगर, आपने खुद बता दिया जो एम्पुटेशंस होती हैं उसकी सबसे बड़ी वजह, और सबसे बड़ी बात आप देखें कि पूरी दुनिया में बिनाई जिनकी कमज़ोर हो जाती है, लॉस ऑफ विजन जिसे हम कहते हैं, उसकी भी जिम्मेदार शुगर। डॉक्टर साहब, ये टोटली जो हमने बच्चों का आपने जो डाटा शेयर किया, 10 मिलियन आपने कहा, 10 मिलियन, दिस इज हॉरिबल। अब ये क्या सब कुछ हमारा बैड लाइफस्टाइल है? अगर हम जवानों के, यंगस्टर्स की भी बात करें, और बूढ़े तो ऑब्वियसली एक एज आती है तो हम कहते हैं कि नहीं भाई ये तो मर्ज लगना ही लगना है, हमारे यहाँ तो ये जवाब दिया जाता है। लेकिन अगर मैं सिर्फ खासकर यंगस्टर्स की बात करूं, और अगर मैं इन बच्चों की बात करूं, तो क्या सिर्फ एक ये बैड लाइफस्टाइल है कि हमारे इतना ये मर्ज? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है, और इसमें जो डोमिनेटिंग चीज है ना, वो यही है कि बैड लाइफस्टाइल। देखें, डायबिटीज की अगर हम रिस्क या कॉजेज में चले जाएं तो दो चीजों में हम इसको जो है ना वो अलग-अलग कर सकते हैं। एक वो है कि जो जेनेटिकल प्रॉब्लम है उसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, हिस्ट्री आपके पेरेंट्स की आ रही है, वो क्या है कि आपने इनहेरिट किया है कि दोनों पेरेंट्स में से कोई पेरेंट आपका डायबिटिक है, तो आगे जो रूल के मुताबिक अगर सिंगल पेरेंट है तो 25% जो चिल्ड्रन हैं वो डायबिटीज का शिकार किसी वक्त हो सकते हैं। अगर दोनों पेरेंट्स डायबिटिक हैं तो 50%। ये है जेनेटिक्स, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। अब है रिस्क ग्रुप्स। रिस्क ग्रुप में क्या है कि वो मॉडिफाइएबल भी हैं, जिसमें हमारी डाइट, जिसमें हमारे ये जो लाइफस्टाइल है, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। देखिए, ओबेसिटी है, बहुत बड़ा रिस्क ग्रुप है। अगर हम अपने मोटापे को कंट्रोल नहीं करेंगे और उधर से हमने रिस्क फैक्टर भी इनहेरिट किया हुआ है, तो हम जल्दी इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर हमने अपनी लाइफस्टाइल अच्छा रखते हुए अपने मोटापे को कंट्रोल रखा, तो उसकी जो प्रेवलेंस या आपको उसकी प्रेजेंस होनी है, अगर वो अर्ली एज में नहीं तो आप उसको डिले तो कर सकते हैं ना, ये तो आपके अपने इख्तियार में है। इनहेरिटेंस को तो हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये वाली चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंट है। अनफॉर्चुनेटली पूरा पाकिस्तान इस वक्त मुआशरा वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल, यानी कि बिल्कुल अब हम रिमोट कंट्रोल की तो जिंदगी पे चले गए हैं। हमने बड़ा देखा है रवैया कि सब फैक्टर्स जानते हुए भी हमारे जो घर के, हमारे जो पेरेंट्स हैं या जो लोग हैं, वो बिल्कुल किसी किस्म की कोई केयर नहीं करते, किसी किस्म का कोई परहेज नहीं करते। तो मैं चाहूंगी जरा आप बताइएगा, उनको जरा झंझोड़िएगा खौफनाक जो बातें हैं जिसको लोग डिनाइल में जाते हैं, कि कितनी पेचीदगियां हो सकती हैं अगर आप फिर भी अपना लाइफस्टाइल दुरुस्त नहीं कर रहे हैं। देखें, आप शुगर का जब भी, अब आजकल हर बंदे के पास ना बुक उसकी पॉकेट में है जी, ये फोन, ये टेलीफोन जी। आप गूगल पे जाएं और जाके देखें कि ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज जी। आपको हैरानकुन तौर पर ये बात मैं बताऊं कि उसमें सबसे पहले जो चीज लिखी हुई है ना, वो आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। ठीक। दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है डाइट, ओके, और तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है मेडिसिन, दवाइयां। तीसरे नंबर पर लोग तीसरे नंबर की चीज सबसे ज्यादा कर रहे होते हैं। पाकिस्तान में उल्ट ये है कि हम पहली दूसरी जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है उसको हमने एक साइड पे रखा हुआ है। एवरीबॉडी जो किसी से बात कर लें, वो कहेंगे जी मैं गोली खा रहा हूं, मैं इंसुलिन लगा रहा हूं, और उसको बाकी दोनों चीजों से कोई गर्ज नहीं है। डायबिटीज कंट्रोल ही नहीं हो सकती जब तक आप अपनी डेली रूटीन में 1.5 घंटा वॉक नहीं करेंगे।
अच्छा, इस पे कोई नहीं जाएगा, दवाइयां 2 कहेंगे डॉक्टर को ऐड कर दें, इंसुलिन की डोज बढ़ा दे, वो कबूल है। और अगर आप ये घंटा 60 to 90 मिनट्स अगर आप ये वॉक डेली करें तो रादर आपकी दवाइयां अगर कम होनी शुरू हो जाएं, इंसुलिन रिक्वायरमेंट कम होनी शुरू हो जाएं, पेचीदगियां आपकी नहीं आएंगी। खुराक में देख लें, इतना बैड लाइफस्टाइल, कहा यह जाता है कि आपका सबसे हैवी ब्रेकफास्ट होना चाहिए, उससे लाइट लंच होना चाहिए, हमारे यहाँ टोटली और डिनर आपका लाइटेस्ट होना चाहिए, सारा उल्ट। हम सुबह बिल्कुल लाइट ब्रेकफास्ट करते हैं, बल्कि करते ही नहीं है, लंच फिर थोड़ा करते हैं, और रात को 12 बजे टेबल खूबसूरत सज जाते हैं खाने के, और उसके बाद हम सो जाते हैं जी। ये मोटापा। और दूसरी बात देखें, जो डायबिटिक पेशेंट रात को 11 बजे डिनर कर रहा है, मुझे बताएं कि उसकी फास्टिंग शुगर कैसे कंट्रोल रह सकती है, जिसका टाइम ही 7 से 8 बजे है, ताकि उसके बाद वो 2 घंटे चहलकदमी करे, वॉक करे, उसका मेटाबॉलिज्म हो, उसकी ये सारी चीज़ें अब्जॉर्ब हो जाएं, फिर मेडिसिन का भी अफेक्ट। रात को 12 बजे आप इंसुलिन या गोली खाएंगे डिनर के साथ। ये चीज़ें जब तक हमारे माशरे में तब्दील नहीं होंगी, डायबिटीज़ को आपको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा। डॉक्टर साहब, शुगर की एक बड़ी खौफनाक एक किस्म गैंग्रीन होती है, जब आपका जिस्म काला होना शुरू हो जाता है और वो बहुत तकलीफ दे जख्म हो जाते हैं जो कि हील नहीं हो पाते। ये सिचुएशन खुदा ना खास्ता कभी भी किसी पर ना आए, लेकिन ये सिचुएशन कब होती है? जी अच्छा, अब ये जिस तरह मैंने एक लफ्ज़ कहा था कि मदर ऑफ ऑल डिजीजेज, ये क्यों कहा जाता है? सर से लेकर पांव तक शुगर में कोई भी हिस्सा आपका महफूज नहीं रह सकता। जिस तरह मैंने आंखों की, दिल की, फॉलेज की, गैंग्रीन, बाकी चीज़ों की बात की, तो जो स्किन चेंजेस हैं, जो जिल्द की बीमारियां हैं, वो भी शुगर में बहुत ज़्यादा क्यों होती हैं कि जब आपके ब्लड में ग्लूकोज के लेवल हाई रहते हैं तो जो भी आपका जिस्म पे जख्म हो जाए उसका हीलिंग प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाता है, क्योंकि ये जो ग्लूकोज है ये बड़ा अच्छा मीडिया है जरासीम के ग्रो करने का। इसलिए इनमें जो शुगर के मरीज हैं, इनमें इन्फेक्शन रेट दुनिया में सबसे ज्यादा होता है। तो जब तक ये शुगर कंट्रोल नहीं होगी, इसलिए उसमें खारिश होना, जिसम पे दानों का निकलना, जिल्द का ब्लैक हो जाना, इसमें गैंग्रीन डेवलप हो जाना, जो खून की नालियां हैं उनमें खून की सप्लाई जो है वो अंदर से हार्ड हो जाती हैं, वो कम हो जाती है, तो इसलिए हिस्सों में सप्लाई कम होने से गैंग्रीन बनना शुरू हो जाती है। डॉक्टर साहब, क्विकली मैं चाहूंगी, चूंकि टाइम कम है, लेकिन मुझे सवाल करना जरूरी है कि शुगर कब हमारे गुर्दों पर इफेक्ट करती है? जब शुगर जो टाइप 2 है वो तो साइलेंट किलर है, इसलिए कि वो ईयर्स एंड ईयर से चल रही होती तो पता नहीं चलता आपको। लेकिन टाइप 1 में कहते हैं कि अगर अनकंट्रोल्ड शुगर है तो 5 सालों के बाद आपके गुर्दों पे असरात आने शुरू हो जाते हैं। टाइप 2 में 10 सालों के बाद थोड़ा सा वो स्लो, लेकिन दोनों सूरतों में यह है कि अगर शुगर आपकी कंट्रोल नहीं रहेगी तो किसी वक्त भी ये आप कॉम्प्लिकेशन ले सकते हैं। देखिए, मैसेज सिंपली यही होने चाहिए। देख, आपको अगर प्यास लगना शुरू हो जाए, आपको ज़्यादा बार बार पेशाब आना शुरू हो जाए, आपको जिस्म में कमज़ोरी, नकाहत और आपके जिस्म पे अगर ज़ख्म बन जाएं और वो हील नहीं हो रहे, तो फौरी तौर पर शुगर चेक करें। दूसरी बात यह है कि हम सिर्फ यही सोचते हैं जी कि मुझे कौन सी अभी हुई है। जिनके घरों में कोई सिंगल पेरेंट या दोनों पेरेंट्स जो हैं वो डायबिटिक हैं, उनके लिए तो वैसे ही फ़र्ज़ है कि वो अपनी ज़िंदगी में हर साल अपने ये टेस्ट ज़रूर कराया करें और वक्तन फ़वक्तन शुगर को चेक करके देखते रहें, क्योंकि शुरू में तो इसकी अलामत ही नहीं आएंगी। इनकी हमें ना पेचीदगियों से बचना है। अब पेचीदगियों का एक ही चीज़ है कि डेली मैंने आपको बात बताई, एक तो स्मोकिंग छोड़ दे खुदा के लिए। इस वक्त स्कूल कॉलेजेस से लेकर ये मामला शुरू हो गया। मोटापे को खुदारा टाइम पे कंट्रोल कर लें, और मोटापे को कंट्रोल आपने कैसे करना है? आप एक्सरसाइज को स्टार्ट करें और अपनी डाइट को ठीक करें। डाइट में क्या है कि आप ये जो देखें वाइट शुगर जहर है, इस पे हम पहले प्रोग्राम भी कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद आप देखें कि हम इससे जान, और ये मोटापे का, ओबेसिटी का बहुत बड़ा आई मस्ट से कि हमें एक और सेगमेंट यकीनी तौर पर आने वाले दिनों में डिजाइन करना चाहिए, जब हम ओबेसिटी और लाइफस्टाइल के ऊपर या वाइट शुगर के ऊपर। डॉक्टर साहब, हमने एक पास्ट में भी शो किया था और मेरे ख्याल से अवेयरनेस के लिए लाजमी है कि हम दोबारा उसको एक मरतबा फिर से इस पर काम करें, और ये हमारी जिम्मेदारी भी बनती है। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला। चला आपसे होगी दोबारा मुलाकात एक नए शो के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।
पाकिस्तान।